हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी यूनिकॉर्न कॉमर्स। मैं आशा करता हूं कि पिछले वाली वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, इसको और भी क्लियर हो जाते हैं एक एक को समझकर। इंडिविजुअली हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज connected with manufacturing, trading, transport, banking, insurance, warehousing, advertising, etc. which are undertaken to earn profit. So friends, business का मतलब ये हो रहा है कि प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो वो सारा एक्टिविटी जो कि जहाँ से कि बिजनेस को कुछ प्रॉफिट मिले, हम ऐसे बोल सकते हैं द मेन एम ऑफ बिजनेस दैट इज टू गेट प्रॉफिट। सो बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना, ट्रेडिंग मतलब सेल करना या फिर परचेज करके सेल करना, या फिर ट्रांसपोर्ट ओके मतलब एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट करना। फिर उसके बाद आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर वेयर हाउसिंग, फिर उसके बाद उस गुड्स एंड सर्विसेज की एडवर्टाइज किया जाए। तो इस तरह से कुछ एक कार्य मतलब एक्टिविटीज़ करो जहाँ से कि प्रॉफिट अर्न हो। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस: business means keeping busy in economic activities. These activities aim to earn profit. Definition: according to L.H. Honey, business may be defined as human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling goods. Example: a jeweler at work, a fruit seller, एक्सेट्रा आर द बिजनेस एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस का मतलब हो रहा है कि खुद को इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रखो जहाँ से कि कुछ प्रॉफिट मिल सके, और हो सके तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने से वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं ज्वेलर अगर वर्क कर रहा है तो मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खुद को बिजी रख रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ से डेफिनेटली उसको प्रॉफिट मिलेगी। और अगर एक फ्रूट सेलर सेल्स करता है फ्रूट्स, तो वहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको भी वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगी। तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी पा सकते हैं और वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर 2 प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 3 सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 4 डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, नंबर 5 प्रॉफिट अर्निंग, नंबर 6 अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, नंबर 7 एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो चलिए इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट फीचर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट्स मेन मोटिव इज टू गेट मनी और लाइवलीहुड। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस में ही बोल चुका हूँ कि जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा वहाँ पर बिजनेस नहीं होगा। हम जितने भी डिस्कशन किए हैं वहाँ पर एक ही बात आ रहा है कि विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब लव, एफेक्शन, सिंपैथी और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बिजनेस में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर मनी अर्निंग की बात आती है वहाँ पर बिजनेस वाली बात आती है। नंबर 2 फीचर, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस either produces or procures goods and services for offering them to customers. The goods may be classified into 2: consumer goods and producers goods. Consumer goods means immediate consumption like foodstuffs goods and future consumptions like clothes, furnitures, etc. Whereas producers goods are used for further production of goods like machinery, raw materials, etc. What is services? The services may be in the form of banking, insurance, warehousing, transportations, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, बिजनेस जो होता है वो इधर गुड्स प्रोड्यूस करता है या फिर परचेज करता है, फिर उसके बाद ऑफर करता है कस्टमर्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो है कंज्यूमर का गुड्स, दूसरा है प्रोड्यूसर्स का गुड्स। तो कंज्यूमर की गुड्स में क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको कि इमीडिएट कंज्यूम किया जा सके, जैसे कि फूड स्टफ,
एंड फ्यूचर कंजप्शन वाली गुड्स भी है यहाँ पर, जो हम बोल सकते हैं क्लोथ्स एंड फर्नीचर्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स अगर हम बात करेंगे तो उसको रीयूज किया जाता है, फर्दर यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मशीनरी को यूज करेंगे हम कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ पर रॉ मटेरियल्स को भी हम उस मशीन के साथ यूज कर सकते हैं गुड्स की प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे कि सर्विस की बात किया जाए तो सर्विस तो मतलब ये है कि वो टैंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग, तो वहाँ से हम पैसा उठा सकते हैं, फिर उसके बाद डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, और लोन लाकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये तरह की सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस बनाने में हेल्प करता है। कुछ वेयर हाउसिंग सेक्टर्स भी है, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के बारे में तो हमको पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह को हम आराम से शांति से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड भी किया जा सकता है। नंबर 3 फीचर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस इन्वॉल्व्स sell or exchange of goods and services. For example, a housewife cooking food at home for consumption is not business, but cooking of food at restaurant for selling it to others for earning profit is business. तो अगर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज और सेल करना पड़ेगा, तो वहाँ पर बिजनेस डेफिनेटली आएगी। और बिजनेस का मतलब ये हो रहा है कि सेल करो, एक्सचेंज करो गुड्स एंड सर्विसेज की, और प्रॉफिट ले लो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाउसवाइफ जो है वह अपना घर में कुछ बना रही है और उसको खा रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ बिजनेस वाली बात नहीं आती है। अगर वही हाउसवाइफ रेस्टोरेंट में जॉब करती है और फूड बनाती है, किसी दूसरे को सेल करती है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट पाना कैसे है वो बात वहाँ पर आ जाती है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से हम इसको बिजनेस करके बोल सकते हैं। नंबर 4 फीचर, dealing in goods and services on a regular basis. Dealing in goods and services becomes business only if undertaken on a regular basis. An isolated transaction does not become a business. For example, if a person buy a car, then it is not called business because he is not dealing car on a regular basis. But if a person deals in purchase and sale of cars for earning profit, it will be called a business. तो जैसे कि रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज का डीलिंग नहीं हो रहा है, तो मतलब वहाँ पर बिजनेस नहीं हो रहा है। रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग हो रही है, तो वहाँ पर बिजनेस भी हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो एक पर्सन अगर कार खरीदता है तो वो उसको यूज़ करने के लिए ख़रीदा है, तो वहाँ पर कोई भी रेगुलर बेसिस में कार के साथ कुछ डीलिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर बिजनेस नहीं होगा। अगर वो रेगुलरली कार परचेज करेगा और सेल करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब उसका बिजनेस शुरू हो गया, क्योंकि वो कार डीलिंग करने लगा। सो 5th फीचर इज प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पज ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट्स। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट्स। This is why a businessman makes all out efforts to earn more and more profits by increasing volume of sales or by reducing cost. तो जैसे कि पहले ही हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मोटिव ही बिजनेस का मेन एम रहता है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होता है प्रॉफिट ही अर्न करना होता है। तो कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर सकता है लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ द पार्ट एंड नॉर्म सिस्टम ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सटेंड कराने में ये हेल्प करता है। तो 6th नंबर फीचर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मच प्रॉफिट ए बिजनेसमैन विल अर्न। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बिज़नेस शुरू हो रहा है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया होगा उतना ही और या फिर उससे ऊपर भी हमको कुछ मिले, मतलब रिटर्न कुछ आ जाए, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो यू कैन से हियर देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट देयर वुड बी प्रॉफिट्स ऑल्सो। There may be losses despite of best efforts of the businessman. So now comes to the last feature of a business, 7th number feature, element of risk.
uncertainty is present in every economic activity, but it is more prevalent in business. Risk implies the uncertainty of reward or possibilities of loss. Risk element keeps a businessman vigilant. तो जैसे कि हमको पता है नो रिस्क नो बिजनेस। ओके, सो हर एक जगह पर कुछ एक एलिमेंट ऑफ रिस्क तो डेफिनेटली रहता है। ओके, जहाँ से कि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एक लॉस भी हो सकती है या फिर कुछ एक प्रॉफिट भी हमको मिल सकती है। तो ये जो लॉस और प्रॉफिट है ये एक अनसर्टेनिटी है, और बिजनेसमैन हमेशा कहीं ना कहीं पर एक रिस्क फैक्टर ज़रूर उसके पास पाएगा, जहाँ से कि वो या तो फिर प्रॉफिट करवा सकता है या तो फिर लॉस भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं द फैक्टर्स ऑन विच बिजनेस डिपेंड्स आर नेवर सर्टेन। देयर मे बी अ शिफ्ट इन डिमांड, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, फ्लड्स, एक्सीडेंट, फायर, इकोनॉमिक चेंजेस, एक्सेट्रा। Though a businessman tries to forecast future possibilities, but things may not happen in the same way. So that risk element keeps a businessman vigilant. So friends, चलिए देखते हैं concept of profession क्या है। Profession refers to economic activities where specialized knowledge and skill is applied by individuals to earn fees. A person can enter a profession only after acquiring skill and knowledge prescribed for it. So, a professional is an occupation involving rendering of a personal service of a specialized nature for earning a fees. Example: the services rendered by a doctor, the services rendered by an advocate, a chartered accountant come under profession. तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में जा सकता है, और जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगा वो अपना नॉलेज और स्किल को सर्विस के आकार में प्रोवाइड करके उसके बदले में वो फीस ले सकता है। तो इसके लिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये प्रोफेशन के अंडर में जाएगा कि उनके पास स्पेशल नॉलेज रहता है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल जो दिया गया है कि डॉक्टर अपने पास एक स्किल रखता है, स्पेशल नॉलेज रखता है, डिग्री रखता है, उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक डेंटिस्ट अटेंड करेगा एक पेशेंट को, तो मतलब वो दांत के ऊपर कुछ ना कुछ एक स्पेशल नॉलेज पाया होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा कि वहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा और बदले में फ़ीस चार्ज करेगा। ठीक वैसे ही एडवोकेट, तो वो जो कोर्ट कचहरी वाला काम होता है वो करते हैं और उसके ऊपर वो स्पेशल नॉलेज गेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सर्विस के आकार में प्रोवाइड करते हैं और फीस ले लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो एक क्वालिफाइड पर्सन है, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया तो वो ऑडिटर का जॉब भी पा सकता है कहीं पर भी, तो वो ऑडिटिंग कर सकता है, फिर उसके बाद वो फीस चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो हर एक की एक स्पेशल नॉलेज रहती है और उसको प्रोवाइड करके वो लोग फीस चार्ज करते हैं। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उनका प्रोफेशन करके बोल सकते हैं। नाउ कम्स टू द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। Number 2, compulsory membership of a body. Number 3, code of conduct. Number 4, professional fees. Number 5, no advertisement of profession. तो चलिए देखते हैं एक एक फीचर को। नंबर 1 फीचर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ए पर्सन एंटरिंग ए पर्टिकुलर प्रोफेशन should have specialized knowledge and training prescribed for entering that profession. One must have a professional degree or training for entering a particular profession. A person not possessing the prescribed degree cannot enter the profession. For example, dentist attending to a patient. तो मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक दांत की डॉक्टर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, जिनको कि दांत के ऊपर पूरा नॉलेज है। अगर उस दांत रिलेटेड कोई भी डिजीज आ जाता है तो वो उस डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा नॉलेज उसके ऊपर रखे होंगे और ट्रेनिंग भी पाए होंगे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 फीचर, कंपल्सरी मेंबरशिप ऑफ ए बॉडी। Different professions have their own professional bodies which prescribe the qualifications for acquiring the membership of that body and also regulate the working of the members. For example, Medical Council of India for doctors, Bar Council of India for advocates,
and the Institute of Chartered Accountants of India for accounting professionals. Third number feature, code of conduct. Every professional body prescribes a code of conduct for its members. The code of conduct includes rules and regulations related with the profession, integrity, honesty, norms of behavior, etc. So all the members are required to follow the code of conduct. Fourth number feature, professional fees. A professional charges a fees for providing his services. The economic consideration should not take procedure over services. A doctor will give preference to serving the patient rather than the fees. Now comes to the last feature of a profession, number 5. Professional cannot advertise. There is a bar on advertising the professions. In order to get clients, professional bodies do not allow any type of advertisement for acquiring business और clients. तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं हम कि प्रोफेशनल्स कभी भी अपने क्लाइंट्स को पाने के लिए, ठीक है, या फिर बिजनेस की अधिकार जताने के लिए किसी भी तरह की एडवर्टाइज नहीं कर सकते. सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है. Employment refers to an occupation in which people work for others and get remunerated in the form of salaries or wages. The service is provided under the agreement of employment. The persons who work for others are known as employees, such as managers, assistants, clerks, peons, workers, etc. And the person who provides employment is known as employer. So, persons undertaking to render personal services under some agreement in return for salary or wages as working under employment. Okay, so the relationship between employer and employee is known as employment. Okay, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कुछ काम करेगा और बदले में उससे पैसा लेगा, ठीक है. इस तरह की जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? So there are various features of employment as follows. Number 1, personal services. Number 2, employee-employer relationship. Number 3, agreement. Number 4, no risk. Number 5, no capital investment. And number 6, following services rules. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फीचर, पर्सनल सर्विसेज. An employment starts when a person joins some organization for providing personal services. The services will have to be provided by the same person and not by anybody else in his place. इसका मतलब ये हो रहा है कि तभी जाकर एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा अगर कोई आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करने लगेगा, तो वही आदमी को ही पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा. कोई दूसरा आदमी अगर पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. नंबर 2 फीचर, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. Under employment, there is a relationship of employee and employer. The person who offers to work is called employee and the one who employs the person is called employer. तो यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, ठीक है. जो काम करेगा उसको एम्प्लॉई कहते हैं और जो काम दिलाएगा उसको एम्प्लॉयर कहते हैं. तभी जाकर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है. नाउ कम्स टू द थर्ड फीचर, एग्रीमेंट. An employment is created under an agreement. The agreement contains the terms and conditions of employment, nature of work, and remunerations, etc. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में हो रहा है, काम के रिलेटेड या फिर वर्क के रिलेटेड और रेमुनरेशन के रिलेटेड. तभी जाकर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है और एम्प्लॉयमेंट कहला सकता है. नाउ कम्स टू फोर्थ नंबर फीचर, no risk. An employment gets remuneration for doing a work. The employee are paid their remuneration irrespective of profit or loss to the employer. There is no risk involved in employment because wages, salary have to be paid. तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एम्प्लॉई को किसी भी तरह की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वो सब कुछ बियर करेगा एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर कैसे भी करके वेजेस एंड सैलरी पेमेंट करेगा. इसके लिए एम्प्लॉई के लिए कोई भी तरह की रिस्क यहाँ पर नहीं रहता है. फिफ्थ नंबर फीचर, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट.
The person working under the contract of employment are not required to invest any money in the business. The investments are done by the employer and not by employee. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पर्सन काम कर रहा है किसी के अंडर में, उसको कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस में। तो मनी इन्वेस्टमेंट वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही है। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो एम्प्लॉयर होगा, क्योंकि उसका बिजनेस है और वो संभाल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन एम्प्लॉय के द्वारा मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो लास्ट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज 6th नंबर फीचर, फॉलोइंग सर्विसेज रूल्स। An employee is required to obey the service rules prescribed for the job. Any violation of service rules may render an employee to face punishment. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि जो जॉब में वो है वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करे। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है। So friends, again I am repeating what is business, what is profession and what is employment. Business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. People engaged in business earn income in the form of profit. Examples: grocery shop, medicine shops, etc. So guys, what is profession? Profession includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation. Such activities are generally subject to guidelines or codes of conduct laid down by professional bodies. Those engaged in professions are known as professionals. For example, doctors, engineers, chartered accountants, etc. So guys, what is employment? Employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return. Those who are employed by others are known as employees. For example, any person working for other on a salary basis, such as accountant, sales manager, peon, clerk, etc.